स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर एसएससी सीएचटी 2025 का नोटिस निकाल दिया है और यहाँ पे वैकेंसीज ढेर सारी हैं, लेकिन उन वैकेंसीज में कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, 50% से ज़्यादा वैकेंसीज ऐसी होंगी जो फिज़िकली फ़िट कैंडिडेट्स के लिए नहीं होंगी। तो शायद उनके लिए थोड़ा ये बुरा उनको लग सकता है। खैर, यहाँ पे अब बात करते हैं सीएचटी 2025 में क्या कुछ है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, लास्ट डेट जो है वो 26/6/2025 है और आज से ही आप अभी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर आप 26 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपकी पेमेंट करनी रह जाती है, तो वो आप 27/6/2025 तक कर सकते हो रात 11 बजे तक। उसके बाद फिर अगर आपने कोई गलती कर दी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस गलती को सुधारने के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन करेंगे और उसकी डेट है 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में। मतलब 2 दिन में आप उनको एडिट कर सकते हो जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें गलती से गलत हो गई हैं। आगे चलते हैं। तो पेपर 1 की डेट इन्होंने पहले ही बता दी थी अपने रिवाइज्ड कैलेंडर में। यहाँ पे 12 अगस्त 2025 आपकी पेपर 1 की डेट रहेगी। और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, कुछ डिपार्टमेंट्स नए ऐड हुए हैं। CSOLS पुराना है, FHQ भी है, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसे इन्होंने सी पे लिखा है, JHT हो गया, JT हो गया, कई सारे डिपार्टमेंट्स में आते हैं। SHT की भी रिक्रूटमेंट आती रहेगी अगर कहीं पे वैकेंसी है तो। अब यहाँ पे नई जो चीज़ है वो है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF। देखो, ये नोटिस आप देख रहे होंगे, ये 2022 का है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 312 इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। हो सकता है ये और भी बढ़ गई हो, और ये सारे के सारे जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये पोस्ट खाली हैं। तो इनमें से 100, 200, 300, ज़्यादा नहीं कह सकते, 200 के आसपास तो हो सकता है CRPF वाले देंगे। कई साल से 2020 से ये चक्कर काट रहे हैं नोटिस। और हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने यही जिक्र किया था कि देखते हैं CRPF खुद कंडक्ट कराता है या फिर SSC के थ्रू होता है। तो SSC के थ्रू हो गया तो अच्छी बात। यहाँ पे क्या है वो आपके लिए अभी आ जाएगी सामने, ये देखिए। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आपको वैकेंसीज में देखने को मिलेगा। 437 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया है। यहाँ पे 437 वैकेंसीज हैं जो घट बढ़ सकती हैं। और 451 वैकेंसीज या फिर 52 ऐसी कुछ आई थी 2022 में, उस क्योंकि एक साल का गैप था वहाँ पे। लेकिन अब की बार भी कोई गैप नहीं है और 2024 में भी काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसीज है। ये 437 होने का सीधा मतलब यही है, आप मान के चलो आधे से ज़्यादा वैकेंसीज CRPF लेके आएगा, नो डाउट। अब देखते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो अपना देख लीजिए। यहाँ पे नोटिस पढ़ सकते हो कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कौन से एलिजिबल हैं और JHT के लिए कौन एलिजिबल है। अब यहाँ पे बात करें सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे PWD का कोई काम नहीं है, इनको बंदा चाहिए थोड़ा फिट। देखो, आप कहीं भी हैं, BRO की भी इन्होंने यहाँ पे बात की है। आप ऐसे किसी भी डिफेंस के उसमें जाते हो तो भैया आपको ऐसा तो वो रखेंगे कि यार कल को अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम हो। तो इसलिए ये भी चीज़ें हैं, ये PWD को लेते नहीं हैं। आगे ये देखो, BRO का भी इन्होंने साफ साफ कहा है, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसीज इफ़ एनी रिपोर्टेड इन द BRO। भाई इस बार भी BRO की वैकेंसी आई है और उनको वही लोग भरे जो फिजिकली फिट हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि अगर BRO के आगे भी वैकेंसी आती है तो केवल मेल कैंडिडेट इनके लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन CRPF में ऐसा नहीं है, CRPF में लड़का लड़की दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन उनका भाई है कि फिजिकली वो फिट होने चाहिए। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोनों में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन तो वही है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर की जो हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है CRPF में, उनके लिए क्रूशल डेट जो एज लिमिट की है, एज उनकी जो काउंट होगी वो आपकी होगी लास्ट डेट के हिसाब से। यानी लास्ट डेट है 26 जून, तो 26 जून तक आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस आपका जो भी रिलैक्सेशन है। फॉर ऑल अदर पोस्ट इन्होंने कहा है उन सभी के लिए 1 अगस्त 2025 होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। एज रिलैक्सेशन तो वही है, 3, 5 साल, 10 साल जो भी मिलता आया है। आगे डेट ऑफ बर्थ कहा है इन्होंने कि अगर एक बार आपने गलत भर दी तो हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे फिर आपको कोई दिक्कत आएगी वही मानी जाएगी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये आप देख लेना। OBC को रिलैक्सेशन जो है उसी हिसाब से मिलेगा अगर वो लास्ट डेट से पहले अपना यहाँ पे बनवाते हैं सर्टिफिकेट। सेम EWS के लिए है,
तो ये अपना देख लेना, आप लास्ट डेट से पहले बनवा लेना। आगे प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, ये स्क्राइब वाले कैंडिडेट अगर कोई हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं अपना। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 अगस्त 2025 से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ए से सी के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर कई सारे डिपार्टमेंट्स में है, वो अपना देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि एमए हिंदी में है तो इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे। अगर एमए इंग्लिश में है तो हिंदी ऐसे ही हो डिग्री लेवल पे। या फिर आगे कहते हैं अगर एमए आपका मास्टर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट में विद हिंदी मीडियम तो फिर आपका इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे। और फिर कहते हैं अगर मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी आपका कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे। या फिर एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे कही है, मास्टर डिग्री अगर आपकी किसी और इंग्लिश हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट में है, किसी और मीडियम में है, तो यहाँ पे ये कहते हैं विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे अगर आपके पास किसी और मीडियम में किसी और सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर मान लो किसी ने उर्दू से ही मास्टर डिग्री कर ली, अब ना तो उसका मीडियम इंग्लिश या हिंदी रहा है ना ही उसके पास कोई सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी रहा है, तो वो कैसे एलिजिबल होगा? वो एलिजिबल ऐसे होगा अगर उसने ग्रेजुएशन में या तो इंग्लिश हिंदी में से एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो या फिर और दूसरा रहा हो उसका सब्जेक्ट इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो, या फिर इंग्लिश और हिंदी एक इलेक्टिव रहा हो और एक कंपलसरी रहा हो। ये तीनों साल पढ़ने ज़रूरी नहीं है, ऐसी इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, तो ये आपके कैसे भी हो सकते हैं। एंड साथ में आपका होना चाहिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, वाइस वर्सा, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, देख लो आप डिप्लोमा की कितनी ताकत है। कुछ लोग होते हैं 3 साल का सर्टिफिकेट कर लिया, 3 महीने का कर लिया, 6 महीने का कर लिया, तो वो कहते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो भाई आप यहाँ पे नोटिस में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 3 महीने का एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है 3 महीने वाले सर्टिफिकेट के अनुसार और वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया गया है तो नो डाउट आप वहाँ पे बिल्कुल लड़ सकते हो कि ऐसा इन्होंने यहाँ पे नोटिस में कुछ नहीं लिखा है, आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इन्होंने सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या कहा है, वही सारी सेम चीज़ें कही हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं। और अब आगे चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। इन सारी चीज़ों के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका मांगा गया है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, देखो हाइट जो है एसटी को छोड़ करके मेल की होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम। रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है किनको, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड बिलोंगिंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, HP, UT ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको यहाँ पे कितनी छूट दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर की। मतलब मेल की यहाँ पे हो सकती है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल को दी गई है 5 सेंटीमीटर की। 155 की बजाय मिनिमम उनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पे केवल मेल की होती है भैया, फीमेल की चेस्ट ब्रेस्ट जो है वो चीज़ें नहीं मेजर करते। चेस्ट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। सॉरी बहुत गलती हो गई, 162 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी तो हाइट ही होती है यार, हो जाता है कई बार। तो मेल की अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर और छाती जब आप फुलाओगे ऐसी चौड़ा सीना करोगे तो 82 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ST के लिए 76-81 है। वेट हाइट के हिसाब से ही होगा जो भी आपका BMI होता है। आगे मेडिकल स्टैंडर्ड, आई साइट अपना देख लो 6x6 की होनी चाहिए। और अब आगे कहते हैं आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, स्क्विंट इन आइज और वेरिकोज वेन एंड दे शुड पोजेज, क्या लिखा भाई, हाई कलर विजन, दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफियर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट एज स्पेसिफाइड। क्या बकने लगा मैं भी, छोड़ो। तो यहाँ पे इन्होंने
सीधी हिंदी में बात करें तो भाई इन्होंने ये कहा है कि एसआई जो सीआरपीएफ में लगेगा वो फिजिकली फिट होना चाहिए, अगर फिट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। और यहाँ पे देखो एसएससी ने, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, एसएससी ने भी साफ साफ लिखा है कि भैया अपना ऑप्शन फॉर्म देख के भरना, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है फिजिकली आप फिट नहीं हो तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप कैंसिल कर दिए जाओगे, मतलब रद्द कर दिया जाएगा आपका जो भी कैंडिडेचर है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एलिजिबिलिटी है, तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं डीवी, तो डीवी इन्होंने कहा है कि भैया पेपर 2 के बाद डीवी होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो ऑप्शन फॉर्म भरेगा उसका ही कंसिडर किया जाएगा, जो ऑप्शन फॉर्म नहीं भरेगा उसको माना जाएगा कि भैया ये जॉब नहीं चाहता है। अब भैया ऑप्शन फॉर्म से याद आया 2024 यार, ऑप्शन फॉर्म निकलवाओ। आगे फिर कहते हैं 1/8/2025 से के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। 100 रुपये आपके मात्र लगेंगे। और इनमें भी जितनी सारी महिलाएं हैं अपने देश में, और जितने सारे कैंडिडेट है एससी के, जितने सारे कैंडिडेट है एसटी के, जितने सारे पीडब्ल्यूबीडी हैं, जितने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, भैया उनको एक फूटी कोड़ी तक नहीं देनी। तो ये 100 रुपये जो है वो समझ जाओ किसके लिए। आगे आती है विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो ये करेक्शन आप कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिपीट करने की चीज़ नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको भली भांति परिचित होंगे। मेन चीज़ें जो हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे ही होता रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आती रहेगी। पेपर 2 में वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। देखो ये गलती ना कई बार कैंडिडेट पेपर 2 में जाके कर देते हैं, तो नोटिस में भी लिखी होती है कि आपको ये सारी गलती नहीं करनी। इंडिकेटिव सिलेबस, तो यहाँ पे देखो मैंने लिटरेचर को ग्रीन किया हुआ है। ग्रीन का मतलब ये यहाँ पे देख के लगता है बंदों को यार इंग्लिश लिटरेचर आएगा, हिंदी लिटरेचर आएगा, कौन सा लिटरेचर आएगा, तो लिटरेचर से कोई पर्सन नहीं आएगा। सीधा इन्होंने कहा है कि देखो पूरे सेंटेंस को समझो, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। भाई लिटरेचर और लैंग्वेज की उसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाएगा। अब आगे कहते हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स हो गए, फ्रेजेज इडियम्स हो गई, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिग्री लेवल, तो डिग्री लेवल के क्वेश्चन आएंगे भैया, डिग्री लेवल के तो आना ही है। पेपर 2 में भी भाई सारी बकवास चीज़ें हैं, सेम ही है, इसको पता नहीं क्यों डिस्क्रिप्टिव लगा रखा है अब तक, तो इनको कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होती है। डीवी इन्होंने बताया, डीवी कैसे होगा वो आप एक बार देख लेना, कोई तोप नहीं चलेगी, डीवी तक पहुँचो तो सही, पहले फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा उसके बाद डीवी होगा। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस पे इन्होंने क्या बताया भैया, यहाँ पे कहा है कि ऑनलाइन लिए जाएंगे ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। यहाँ पे बीआरओ के लिए इन्होंने लिखा है कि भाई बीआरओ के लिए आप सावधान हो जाओ, फिजिकली जो फिट है वही इसके लिए करो, तो अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन वही है। अब आगे चलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, टाई अगर हो गया तो कैसे काम चलेगा, मिसकंडक्ट के लिए डिबारमेंट पीरियड कितना है, कितने साल आपको जेल में जाना पड़ेगा अगर आप धोखाधड़ी से जाते हो और पकड़े जाते हो तो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता दी हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं 100% अपने आप पे नहीं लेता। अब यहाँ पे आपके कुछ एनेक्सर वगैरह आ गए, ये आप एक बार देख लेना। और जो कैंडिडेट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वही सारी गाइडलाइन इन्होंने बताई है, स्क्रीनशॉट दे लगा के मतलब इन्होंने रखे हैं भैया कैसे कैसे आपको भरना है, स्टेप वाइज इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया है। आगे चलो 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 फटाफट फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 14 मिनट लगभग। ये देखो भैया, ये आपके एजुकेशनल एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड, जब आप एजुकेशन सेलेक्ट करोगे, मान लो आपने क्या है कि मैंने बीए की हुई है, तो जब आप बीए की सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोड नंबर 6 आ जाएगा, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब आगे देखते हैं एनेक्सर 14, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इन बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सड़क वाले देख लो भैया क्या कर रहे हैं, आपको सड़क छाप नहीं बनाएंगे, बढ़िया बंदा चाहिए इनको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, शेड्यूल 2 में लिखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, शेड्यूल 3 में लिखा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल 1 में लिखा है। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल टेस्ट कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लो अगर आपका कोई लगता है कुछ ऐसा हो सकता है तो। शेड्यूल 1 आ गई, ग्रुप सी वाली जो है एलिजिबिलिटी वही आपके लिए है, 1 किलोमीटर भागना, ये सारी चीज़ें
यहाँ पे शेड्यूल 2 आ गई, रीजन वाइज कौन से रीजन में आप हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और ये शेड्यूल 3 आ गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स फॉर GREF। तो ये थे भैया आपके 89 पेजेस, और ऑलमोस्ट क्या सच में हो ही गए हैं 89 पेजेस तो कवर। तो लगभग 16 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो एक अच्छी भाषा में, या फिर हमें मेल कर सकते हो theenglishhindi@gmail.com। तो ये बहुत बढ़िया खबर लेके आए हैं एसएससी वाले आज, और बहुत सारे कैंडिडेट्स तो चौंक गए होंगे यार। 437 वैकेंसीज बहुत मायने रखती हैं, पर डोंट फॉरगेट ये 437 वैकेंसी जो हैं, ये इनमें से बहुत बड़ा रोल होने वाला है CRPF का।